everyone. So the question which we are going to discuss today is, can it be said that the Constituent Assembly of India was merely a one-party body lacking pan-India representation? Critically analyze. Now, this is a 15 marks question which expects 250 words answer. तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा यूनिक है, बिकॉज आप देखेंगे कि यहां पर भी एक क्वेश्चन है और एक क्रिटिकली एनालाइज भी इसका पार्ट है. सो कैन इट बी सेड, अब इस क्वेश्चन को समझिए, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज मेयरली अ वन पार्टी बॉडी लैकिंग, जो लैक कर रहा था पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन. तो देखिए, ऐसा जो क्वेश्चन होता है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पहले यह समझना व्हाई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पूछने की वजह क्या है, और उसके बाद एक फ्लो में आंसर. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब इसमें आप बड़ा मैकेनिकल तरीके से नहीं आंसर कर सकते इस तरह के क्वेश्चन में. एंड इफ यू आंसर इट वेरी मैकेनिकली, जो हम सोचते हैं ना कि ये लिख देंगे, ये फैक्ट कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, तो उसमें आपका आंसर बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं होगा. इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट होंगे, जैसे हर क्वेश्चन में होता है. हम लोग ये मान चुके हैं कि इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, बट थोड़ा डिफरेंटली ये आंसर, इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसे अप्रोच करना है. ये डिफरेंस इन अप्रोच क्या है वो मैं भी बताऊंगा. पहले ये समझिए कि ये क्वेश्चन जो है इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, और वो स्टेटमेंट यहां से शुरू होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज मेयरली अ वन पार्टी बॉडी लैकिंग पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन, और इसके साथ उन्होंने ऐड किया कैन इट बी सेड, और उसके बाद इसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए कहा है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, पहले आप ये लिखिए, आप ऐसे अप्रोच करिए दैट why this sort of statement is made. What sort of statement? Statement that Constituent Assembly of India was merely a one party body and it lacked pan India representation. ये स्टेटमेंट ही क्यों आया, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन वहीं से होगा. तो 250 वर्ड्स का जो क्वेश्चन होगा उसमें इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर बॉडी होगी, एंड देन we will have a way forward or a conclusion, whatever be the demand of the question, उसके हिसाब से हम कस्टमाइज करेंगे. पहले ये हमें लिखना है इंट्रोडक्शन में, जो कि एक थोड़ा सा अच्छा पुख्ता इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कि बैकग्राउंड क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की गई है, ये बात की क्यों गई. तो ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो इंडिया में था वो कहाँ सेंटर्ड था, किसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा था. वो ऑर्गेनाइज और रिवॉल्व किया था डेलिबरेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अराउंड. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डेलिबरेशन हो रहा था, जो डिबेट हो रहा था, जो डिस्कशन हो रहा था, उसके ही अराउंड ऑर्गेनाइज हुआ था जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस था. और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, अपनी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रही थी, उनके जो मेंबर्स थे वो इलेक्ट कैसे हुए थे. क्या उस समय कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जैसी चीजें थी? नहीं, लिमिटेड फ्रेंचाइज वाली चीज थी. उससे जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने एक इनडायरेक्ट इलेक्शन से मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना था. ये कहां आया था, वेयर वाज दिस मॉडल propounded, where was this model and its modalities were given shape, ये हमें मेंशन करना है. दैट इज कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान ने सेटअप किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और
उस समय भी ये चर्चा चल रही थी दैट शुड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बी डायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ा है, कि क्या उस समय सर्कमस्टांसेस, उस समय सिचुएशन इस हालत में थे कि देयर कैन बी डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स। तो शायद उस समय का सर्कमस्टांस डिड नॉट परमिट डायरेक्ट इलेक्शन, ये हम कह सकते हैं, बिकॉज आवर कंट्री वाज अंडरगोइंग अ वेरी वेरी क्रूशियल एंड क्रिटिकल फेज। जिस समय डिमांड ऑफ पाकिस्तान चल रहा था, देयर वाज लॉट्स ऑफ राइटिंग एंड देयर वाज लॉट्स ऑफ टर्ब्यूलेंस। उस टर्ब्यूलेंट कंडीशन में इट वाज नॉट फिजिबल। इसी चीज को हम थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल से कम पॉलिटी एंगल से अप्रोच कर देंगे, ठीक है। तो पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था अराउंड द डेलिबरेशंस व्हिच टुक प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। दूसरी बात, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कैसे इलेक्ट हुए थे, उसका फ्रेंचाइज क्या था, लिमिटेड था। देखिए ये क्यों लिखना है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, वन पार्टी बॉडी की बात हो रही है, ये दोनों ही चीज आना चाहिए। व्हाट वी ऑफन डू इज कि हम लोग वन पार्टी बॉडी पे फोकस सिर्फ करते हैं, हम ये नहीं बताते जो ये दूसरा पार्ट है, दैट पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन। पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन मतलब सारे सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन, पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन मतलब सारे तबके का, सारे एज ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन, सारे क्लास का, सारे कास्ट का, सारे मतलब जितनी भी डाइवर्सिटी है उसके उसको हम अगर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे तो हम पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे। इसी चीज को हमें बताना है अपने आंसर में, तो वी नीड नॉट लूज फोकस। तो हमेशा क्वेश्चन में आप देखिए कि वर्ड्स, कीवर्ड्स क्या दिया है और उससे रिलेटेड जो एनालिसिस चाहिए वो हमें करना है क्वेश्चन में। बिकॉज एक बात समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी वर्ड सुपरफिशियली यूज नहीं। अगर कोई क्वेश्चन में कोई वर्ड, कोई टर्म यूज्ड है तो वो इंटेंडेड यूज है, सुपरफिशियल नहीं है। ऐसा नहीं कि एवे ही लिख दिया कुछ भी, नहीं। उसका एक पर्टिकुलर डिमांड है और उस डिमांड को हमें सेटिस्फाई करना है अपने आंसर में। तो रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें जो आ रहा है बस वही पूछा गया और हम वही लिखते हैं। नहीं, आपको हमेशा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब, उसके डिमांड के हिसाब से लिखना है, राइट। तो ये दो वर्ड है ना, इंडिया का की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो एक वन पार्टी बॉडी थी और उसमें कोई पैन इंडिया रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर नहीं था। तो ये दोनों ही बात हमारे बैकग्राउंड में आनी चाहिए कि व्हाई दिस सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट इज मेड। तो पहली बात है कि लिमिटेड फ्रेंचाइज था। दूसरी बात ये है, उसी को हमने फिर लिखा इट दैट जो कैबिनेट मिशन प्लान है ना, उसने डिस्कार्ड किया फुल एडल्ट फ्रेंचाइज और क्या सजेस्ट किया, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और उस इनडायरेक्ट इलेक्शन में जब हम देखते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पोस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया, अब हम पोस्ट पार्टीशन पे आ जाएंगे, उसमें 29 आउट ऑफ 299 मेंबर्स 208 बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी, टू कांग्रेस पार्टी, ये लिख देना है। मान लीजिए अगर आपके पास फिगर आपको याद नहीं है, ऐसा होता है एग्जाम में दैट वी आर नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट फिगर, तो वहां पर इस तरह की गुस्ताखी नहीं करनी है कि हमें एग्जैक्ट वर्ड या एग्जैक्ट नंबर लिखना है। वहां पर फिर इस लाइन पर आ जाना है कि मेजॉरिटी, प्रीडोमिनेंट मेजॉरिटी जो थी वो कांग्रेस पार्टी की थी, या 80% ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज ऑफ कांग्रेस पार्टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो दो बात आ गई यहां पर, एक वन पार्टी को भी हमने लिख दिया, आउट ऑफ 299 208 बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी, और हमने ये भी बता दिया पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है, क्योंकि लिमिटेड फ्रेंचाइज था, तो हर तबका रिप्रेजेंट नहीं हो रहा था, और इनडायरेक्ट इलेक्शन था, तो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होने की वजह से भी एक इंप्रेशन क्रिएट किया। तो इसी आधार पर दिस वाज द बैकग्राउंड, जिसपे कुछ क्रिटिक्स क्या कहते हैं, सम क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड, सम क्रिटिक्स हैव आर्ग्यूड
some critics have argued that Constituent Assembly was not a representative body as its members were not directly elected by the people of India based on universal adult franchise. Moreover, it was a dominated body by Congress party members only. क्योंकि 80% जो मेंबर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के ही थे, मोर देन 80%। तो इसी वजह से, इसी बिना पर दिस इज द ग्राउंड, जो ये बैकग्राउंड हमने दिया और उसके बाद एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट दिया कि सिंस लिमिटेड फ्रेंचाइज थी, दूसरी बात वन पार्टी का रिप्रेजेंटेशन बहुत प्रीडोमिनेंट इन नेचर था, इसी वजह से क्रिटिक्स कहते हैं कि ये जो बॉडी थी ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर वाली बॉडी नहीं थी। अब आएंगे हम मेन जो हमारा क्रक्स होगा उस पर। देखिए, फ्लो बनना बहुत जरूरी है। यहां हमने वो लिखा, कुछ फैक्ट्स की बात की, उसके बाद क्रिटिक्स जो कहते हैं व्हाई दिस क्वेश्चन अब हमारा सेटिस्फाई हो गया। हाउएवर दिस क्रिटिसिज्म नीड्स स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। ये कनेक्टिंग लाइन है, इस तरह के लाइन को हम कनेक्टिंग लाइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाइन हमारे फ्लो को इंश्योर करेगी, इस पैराग्राफ टू इस पैराग्राफ, फ्रॉम दिस पैराग्राफ टू दिस पैराग्राफ। ये जो क्रिटिसिज्म है इसको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है, इसको एसेस करने की जरूरत है, इसको बहुत न्यूएंस तरीके से एनालाइज करने की जरूरत है। इसीलिए दिस क्रिटिसिज्म नीड्स स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी। अब कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ। यहां भी फिर अब कनेक्शन हमारा इंश्योर रहेगा कि ऑल्दो 80% ऑफ द मेंबर्स वेयर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अपने आप में यूनिफॉर्म थी? दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी शुड फोकस ऑन, विच वी ऑफन मिस, विच वी ऑफन लैक। सबसे पहली बात है कि हमें इंट्रा होमोजेनिटी और फिर बाद में जो बाहर की होमोजेनिटी है उस पर फोकस करना है। तो क्या कांग्रेस पार्टी वाज एंटायरली होमोजेनस? नो, देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन द पार्टी इटसेल्फ। अब आप ऐसे सोचो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड पंडित नेहरू, इन दोनों में बहुत मुद्दों पर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहा है। और देखिए, जब महान लोगों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है तो वो कोई खराब चीज नहीं होती कि वो दुश्मन थे। इस तरह की बाइनरीज में नहीं देखना है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो होगा ही इफ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और उस डाइवर्सिटी का सम्मान कोई भी जो पढ़ा लिखा, सचमुच जो पढ़ा लिखा एकेडमिक आदमी है वो करता है। दैट हाँ, वी मे नॉट अग्री बट दैट इज एक्सेप्टेबल and that should be respected, that should be celebrated. तो आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी पार्टी के अंदर ही बहुत सारी थी, क्योंकि आप ऐसा देखिए ना कि सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, वो कांग्रेस पार्टी के ही बहुत सारे मेंबर, सब में अलग अलग लेवल का था। कुछ लोग कांग्रेस में सोशलिस्ट थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ कंजर्वेटिव्स थे, और उन सब का रिप्रेजेंटेशन इवन दो वो कांग्रेस से आ रहे थे लेकिन वो आइडियोलॉजिकली डाइवर्स थे। इस पॉइंट को सबसे पहले फोकस करना है। दूसरी बात, बहुत की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे नॉन कांग्रेस मेंबर्स भी रहे हैं। प्राइम एग्जांपल तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का होगा। ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, but he held one of the most important portfolios in the assembly. Another example can be Gopal Swami Iyengar. तो हमने वो भी मेंशन किया था, many non-Congress members held prominent positions, key positions. एग्जाम्पल दे दिया। और तीसरी बात, जो ये थर्ड पॉइंट है, वो भी हमें ध्यान रखना है कि जो डिसीजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे वो कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी वोट से नहीं लिए जा रहे थे प्रीडोमिनेंटली। दे वर टेकन बाय यूनानिमिटी, दे वर टेकन बाय कंसेंसस। तो ऐसा नहीं है कि अगर 80% मेंबर्स वेयर, मोर देन 80% मेंबर्स वेयर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, देन द वॉइस ऑफ द
rest 20% members who around 20% members who were non-Congress people, that those voices were ignored. ऐसा नहीं है कि उन लोगों का जो नॉन कांग्रेस वाले थे उनके वॉइस को नहीं सुना जा रहा था। भाई जब यूनानिमिटी होती है, जब कंसेंसस होता है, तो सबकी सहमति के बाद डिसीजन लिया जाता है। Decisions were taken not on the basis of numerical majority but unanimity. अब इन पॉइंट्स को हमने लिख दिया। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है रिप्रेजेंटेटिवनेस। भाई अगर सोचो कि आपके घर में 4 लोग हैं जिसमें से कि हर 4 मिलकर कोई फैसला कर रहे हैं, ये नहीं कि 3 जो मिलकर कर लिए, तो फिर कहां बात आई कि वो रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन नहीं है फैमिली का। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 80% मेंबर्स कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन फिर भी यूनानिमिटी थी। तो 3 पॉइंट हमने, जो क्रूशियल पॉइंट थे, वो हमने इस पैराग्राफ में लाया। पहली बात, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी विद इन कांग्रेस पार्टी, दैट मीन्स हेटेरोजेनिटी वाज सेलिब्रेटेड। सेकेंड, when it comes to key portfolios, many non-Congress people were also having or were also acquiring, were also holding key portfolios. एग्जाम्पल आप उसमें जरूर लिखिए, बाबा साहब अम्बेडकर का, गोपाल स्वामी अयंगर जी का, ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। एंड थर्ड, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी जो था वो कोई मेजॉरिटी माइनॉरिटी वाला कन्फ्लिक्ट वाला प्रोसेस नहीं था, बल्कि यूनानिमिटी एंड कंसेंसस बेस्ड था। इन सब आर्ग्यूमेंट के बाद हम एक कंक्लूजन करेंगे कि देखिए, ये भी नहीं कह सकते कि कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कम था, लेकिन ये भी समझाना है कि कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ऑल्दो था बहुत, लेकिन वो क्यों था, और उस उतना होने के बावजूद भी हम उसे पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन क्यों बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि वो जो रिप्रेजेंटेशन था वो जस्टिफाइड था। उसी के हिसाब से हमारा कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड होगा कि क्योंकि हिस्टोरिकल पार्टिसिपेशन रहा है और लीडरशिप रही है कांग्रेस पार्टी की इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो ये बड़ा ऑब्वियस है, ये बड़ा पैल्पेबल है कि कांग्रेस उस समय बहुत पॉपुलर थी। इसीलिए ग्रैनविल ऑस्टिन, जो बहुत फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्टोरियन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, तो उन्होंने कहा, उनकी बहुत सारी किताब है, वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं इफ यू गेट टाइम, एनी टाइम, क्योंकि बहुत अच्छे से उस किताब में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस और उसके बाद का जो एवोल्यूशन हुआ है, इमरजेंसी टाइप की चीजें, वो सब भी डिस्कस्ड है। तो दैट्स अ वेरी गुड रीड। उन्होंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ वन पार्टी बॉडी इन एन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, क्योंकि लीड ही कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो उस समय ये वन पार्टी बॉडी अगर थी भी तो कोई वैसी सरप्राइजिंग बात नहीं है। द असेंबली वॉज द कांग्रेस एंड द कांग्रेस वॉज इंडिया। तो जब असेंबली कांग्रेस थी और कांग्रेस इंडिया था, तो फिर वो इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कैसे नहीं उसका हम कहेंगे। हाउएवर, फिर हम कंक्लूड करेंगे आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनानिमस डिसीजन मेकिंग जो हमने यहां डिस्कस किया है, एंड नॉन कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन के बाद हम ये कह सकते हैं दैट इट वाज हैविंग अ पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन। तो हमने सारे पार्ट जो क्वेश्चन के थे उसको एनालाइज किया, उसको जस्टिफाई किया, उसको अपने आंसर में लाया और फ्लो मेंटेन करके किया। इसका आंसर बहुत डिफरेंटली आपको करना इस तरह के क्वेश्चन का, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में बैकग्राउंड छिपा होता है और उस बैकग्राउंड को जरूर लिखना होगा, सो दैट जो इवैल्यूएट कर रहे हैं आपके कॉपी को, आपके पेपर को, वो ये समझे कि अच्छा, इस बंदे ने क्वेश्चन की जो आत्मा है, द वेरी सोल ऑफ क्वेश्चन, द पर्सन हैज अंडरस्टूड। तो वो आप कैसे दिखाएंगे? फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट गो टू द बैकग्राउंड। ये बात आई कहां से, ये चर्चा क्यों हुई, ये पैन इंडिया रिप्रेजेंटेशन की, वन पार्टी की, लेस रिप्रेजेंटेटिवनेस की, ये चर्चा हुई क्यों? उसके लिए एक बैकग्राउंड बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी क्या, करती क्या थी, कैसे आई, उसमें जो इलेक्शन हुआ वो कैसे हुआ, लिमिटेड फ्रेंचाइज था एंड ऑल, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब हमने लिख दिया। और उसमें आउट ऑफ 299 मेंबर्स कितने कांग्रेस के मेंबर्स थे पोस्ट पार्टीशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हम आ जाएंगे, इसीलिए कुछ क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि डोमिनेटेड बाय वन पार्टी थी, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस पार्टी थी, एंड चूंकि इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे, हुए थे,
तो वो हम उसे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी भी कैसे माने। उसके बाद हम आ जाएंगे बॉडी पे। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है इसको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत, ये जो क्रिटिसिज्म है इसको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। और उसके बाद हम लिखेंगे कि कैसे ये जो स्क्रूटनी है वो आपके व्यू को थोड़ा और बेहतर बनाएगी, आपके व्यू को थोड़ा रिफाइन बनाएगी, थोड़ा न्यूएंस्ड बनाएगी। वो क्या क्या है? आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होने का मतलब ये नहीं है कि सब एक स्वर में सब कुछ बोल रहे थे। आप डिबेट अगर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, आपको लगेगा कि भाई इतने पोलर पॉलिटिकल फिलॉसफी वाले लोग, एक्सट्रीम वाले लोग भी एक पार्टी में थे। देयर वर सम राइट विंगर, देयर वर सम लेफ्ट विंगर्स, देयर वर सम सेंट्रिस्ट, हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, लिबरल्स, बहुत तरह का रिप्रेजेंटेशन था, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर आ गए हम लोग सेकेंड पॉइंट पे। वो पॉइंट क्या है? दैट बहुत की पोर्टफोलियोज नॉन कांग्रेस मेंबर्स के पास भी थे। और वो क्यों किया गया था? तो दैट एक इसको रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर दिया जाए, ये माना जाए ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन एक्सक्लूडेड है, ये माना जाए। और अगर आप डिबेट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बाबा साहब अंबेडकर ना सिर्फ ड्राफ्टिंग कमेटी के वो थे, जब जब वो डिबेट करते थे ना, आई हैव रेड दोज डिबेट्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको लगेगा कि वो बहुत मामले में भारी पड़ जा रहे थे। बाकी सच वाज हिज स्कॉलरली बैकग्राउंड, अंडरस्टैंडिंग, डेप्थ। तो वो एग्जाम्पल भी हम दे देंगे। एंड थर्ड हम बताएंगे दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बड़ा अच्छा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो कंसेंसस बेस्ड था। तो उसके बाद फिर लिखेंगे कि हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस डोमिनेट कर रही थी, लेकिन उस समय तो कांग्रेस वाज इंडिया, क्योंकि वो लीडरशिप वही प्रोवाइड कर रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल की। एंड दैट इज वाई वो अगर था भी तो वो कोई अननेचुरल नहीं था, दैट वाज वेरी मच जस्टिफाइड एंड नेचुरल। और उसके बाद लिखेंगे लास्ट में कि लेकिन चूंकि ये जो 3 पॉइंट हमने बॉडी में डिस्कस किया, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव, मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी। आई होप आपको स्कीम समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ओके, थैंक यू।